हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 10 मई को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। 2 द हिंदू से डिस्कस करेंगे और एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल डिस्कस किया जाएगा। जो इंडियन एक्सप्रेस वाला है वो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है रिजर्वेशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्स। यहाँ पर हम रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे, जो चेंजेस हो रहे हैं, किस तरीके से रिजर्वेशन इवॉल्व हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चुनाव में जो डिबेट चल रही है उससे रिलेटेड सारे आस्पेक्ट को कवर किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है एन एआई इन्फ्यूज्ड वर्ल्ड नीड्स मैचिंग साइबर सिक्योरिटी। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। रिसेंटली ब्लेचली डिक्लेरेशन के बारे में जो हुआ है यूके में उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये ब्लेचली डिक्लेरेशन है क्या, प्रीलिम्स में आपको पूछा जा सकता है। और हमारा जो लास्ट आर्टिकल रहेगा वो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ये डेटा बेस्ड आर्टिकल है। ट्रेंड्स आपको प्रीलिम्स में आ सकते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी कई बार पूछ चुका है पहले भी, अभी भी पूछा जा सकता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे दी गई होगी। मोर में क्लिक करिए, वहाँ लिंक मिल जाएगी, या फिर सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च कर सकते हैं, हम आपको मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है रिजर्वेशन विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्स। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। मेंस में आपको रिजर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अफर्मेटिव एक्शन से रिलेटेड आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट है रिजर्वेशन से रिलेटेड वो आपको आ सकती है। प्री में भी पूछा जा सकता है, मेंस में भी पूछा जा सकता है। तो रिजर्वेशन एक बहुत ही इमोशनल और बहुत सेंसिटिव इशू है इंडिया में, और इंडिया की राजनीति में रिजर्वेशन का इस्तेमाल हर चुनाव में आपको देखने के लिए मिलता है। और ये चुनाव भी कुछ अलग नहीं है। इस चुनाव में भी हमें काफ़ी सारे रेटोरिक सुनने को मिल रहे हैं रिजर्वेशन से रिलेटेड। रिजर्वेशन के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, जब ये इनिशियली आया था तब इसका मूल पर्पस क्या था, उसके बाद ये किस तरीके से पिछले 75 सालों में इवॉल्व हुआ है, करंट स्टेटस क्या है, और कुछ इश्यूज़ के बारे में भी बात करेंगे, जैसे सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBC। रिजर्वेशन के अंदर जो है रिजर्वेशन देने की बात की जा रही है, और इसके अलावा जो रिलीजन के बेसिस पे रिजर्वेशन है उस पे भी चर्चा की जाएगी। ये सारे जो है एस्पेक्ट इस आर्टिकल में कवर करेंगे। अब आर्टिकल शुरू करते हैं, समझते हैं आर्टिकल आया क्यों है। चुनाव चल रहे हैं और चुनाव का जो फीवर है इंडिया में इलेक्शन फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है, और इसी फीवर में कहीं ना कहीं रिजर्वेशन हमेशा होता है। रिजर्वेशन को चुनावी मुद्दा ज़रूर बनाया जाता है जिसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स लिए जा सकें। रिसेंटली जो राहुल गांधी जी हैं, इंडिया अलायंस के लीडर हैं, उन्होंने अपनी एक रैली में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 50% कैप निर्धारित की गई है रिजर्वेशन के लिए, उसे हम ख़त्म कर देंगे अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो ये जो है राहुल गांधी जी के द्वारा कहा गया है। इसके अलावा ये जो इंडिया अलायंस है उन्होंने कास्ट सेंसस की भी बात की है। कास्ट सेंसस के हिसाब से जो कम्युनिटीज़ होंगी, कास्ट होंगी जो कि सोशली बैकवर्ड क्लास है, कास्ट है, उनको जो है बेसिकली रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन का मुद्दा यहाँ पर उठ रहा है। उसके थ्रू लोग जो है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं और जो अपोजिशन का जो अलायंस बना हुआ है वो वोट्स लेना चाहते हैं। और जो रूलिंग पार्टी है वो भी कहीं पीछे नहीं है। जो बीजेपी की सरकार है, NDA अलायंस है, वो भी रिजर्वेशन का मुद्दा उठा रहे हैं। उनका ये कांग्रेस पे आरोप है कि कांग्रेस वाले जो रिजर्वेशन है वो सारा हिंदुओं से लेकर मुसलमानों को दे देंगे। कर्नाटका का मुद्दा उठाया जा रहा है। कर्नाटका में जो मुस्लिम्स हैं उनको OBC के अंदर सब कैटेगराइजेशन करके 4-4.5% रिजर्वेशन दिया गया था, और उसके बाद जब वहाँ बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने वो रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया। हालांकि अभी वो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है, सब जुडिश है, तो वहाँ पर अभी भी जो मुस्लिम हैं उन्हें रिजर्वेशन मिल रहा है। तो बीजेपी का ये कहना है कि हम ये जो रिजर्वेशन है इसे ख़त्म करके हिंदू OBC लोगों को देंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रिजर्वेशन की जो राजनीति है वो चरम सीमा पर पहुँच गई है, और रिजर्वेशन अब एकमात्र एक जस्ट वोट बैंक का जो है, वोट पाने का एक टूल बन के रह गया है।
पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण की राजनीति ये तो चल ही रही है साइड बाय साइड, और रिजर्वेशन की राजनीति भी साइड बाय साइड चल रही है। तो अब हम समझते हैं कि रिजर्वेशन जब इनिशियली आया था तो उस समय जो हमारे फोर फादर्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट कर रहे थे, उनका क्या मानना था, रिजर्वेशन को लाने की ज़रूरत क्यों है और क्यों आखिर रिजर्वेशन जो है लेकर आया गया है। रिजर्वेशन की अगर बात करें तो रिजर्वेशन जो है एक अफर्मेटिव एक्शन है जिसके थ्रू हम सोशल जस्टिस सिक्योर करना चाहते हैं। सोशल जस्टिस का मतलब क्या है? समाज के सभी वर्गों का उत्थान करना है। तो उस पर्पस को अचीव करने के लिए हम जो है क्या कर रहे हैं, अफर्मेटिव एक्शन कर रहे हैं। क्या हुआ है 1947 में, उस समय जो सोशो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट था उसको समझने की ज़रूरत है। बहुत बड़ा वर्ग जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में आता था वो जो है बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा था। उनके पास अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। अब मान लीजिए कि आप किसी को छूना तक नहीं चाहते या देखना तक नहीं चाहते किसी पर्टिकुलर जाति के पर्सन को, तो क्या उसका बिजनेस चल पाएगा? उसका बिज़नेस जो है वो खड़ा कर पाएगा, या फिर वो स्कूल जा पाएगा, या फिर वो एजुकेशन कर पाएगा बिना सरकार के सपोर्ट के? पॉसिबल ही नहीं है। और आज़ादी के पहले कुछ ऐसे वर्ग थे जो ऑलरेडी जो है जिनका स्टेटस बहुत ज़्यादा हाई था। कास्ट के कारण हाई स्टेटस था, कुछ का इकोनॉमी के कारण हाई स्टेटस था। लेकिन जो SC ST कैटेगरी वर्ग के लोग थे, इनका जो सोशो और इकोनॉमिक जो है बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ख़राब था और सोशो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा ये बैकवर्ड थे। अब सरकार के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था इन्हें रिजर्वेशन देने के अलावा। क्यों ऑप्शन नहीं था? क्योंकि जो इकोनॉमिक स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इकोनॉमिक स्थिति क्यों ख़राब थी? क्योंकि उसी समय देश आज़ाद हुआ था और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने देश को पूरा कंगाल कर दिया था। अब पाई तो इतना ही है, अब पाई इतना है और इस पाई में जो है आपको सबको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। हर तबके को जो है क्या मिलना चाहिए? रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। सब सारे तबके जो है एक साथ ऊपर बढ़ सके। तो जब पाई इतना ही है, जब केक इतना ही है, तो उसे बांटा कैसे जाए? अगर सरकार ने कुछ नहीं किया तो फिर क्या होगा? जो ऑलरेडी कंपैरेटिव एडवांटेज लेके रखे हैं, जो ऊंची जाति के हैं, जिनके पास हमेशा से एजुकेशन है, वही नौकरियां करेंगे, उन्हें ही जॉब मिलेगी, वही अच्छे पद पे बैठेंगे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उतना अच्छा नहीं होगा, सोशल जस्टिस भी नहीं होगी, समाज का हर वर्ग को बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, हर वर्ग उठ नहीं पाएगा। इसलिए जब पाई जो है रिसोर्सेज सरकार के पास ज़्यादा नहीं थे तो उन्होंने सोचा कि हम रिजर्वेशन दे देते हैं, और हम अगर रिजर्वेशन देंगे तो इसी पाई को अलग अलग वर्ग में डिवाइड कर दिया जाए ताकि हर वर्ग को जो आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उसका फ़ायदा मिल सके और सभी वर्ग के लोग ऊपर उठ सके। इसलिए रिजर्वेशन देना ज़रूरी हो गया था क्योंकि उस समय सोशो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट ऐसा था। दूसरा सोशल जो सोशली अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशली जो है डिस्क्रिमिनेशन होने के कारण, हिस्टोरिकली इनजस्टिस होने के कारण रिजर्वेशन दिया गया है। ये हिस्टोरिक इनजस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके साथ हिस्टोरिकली इनजस्टिस नहीं हुई है तो आपके साथ आपको रिजर्वेशन के लिए जो है एलिजिबल नहीं माना जाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डिबेट हो रही थी तो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लासेस हैं उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा था। सिर्फ कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन देना नहीं था पर्पस, जिनके साथ हिस्टोरिकली इनजस्टिस हुई है उनको रिजर्वेशन देना जो है तय किया गया था। ठीक, तो इस तरीके से जो है रिजर्वेशन की शुरुआत हुई थी। हालांकि इसकी शुरुआत आज़ादी के पहले ही हो गई थी, है ना। आपका जो पूना पैक्ट हुआ था जिसमें गांधी जी ने जो है SC कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन की बात कही थी चुनावों में, तो वहीं से रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट तो शुरू हो ही गया था। लेकिन 1947 के बाद जो है एक्चुअल में रिजर्वेशन जो है प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया गया। जो सोशल डेमोक्रेसी है उसको एंश्योर करने के लिए, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है उसको एंश्योर करने के लिए जो है रिजर्वेशन लाया गया और पॉलिटिकल टूल का इस्तेमाल किया गया, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का इस्तेमाल किया गया। एक चीज़ आपको याद रखना ज़रूरी है, रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं है किसी भी कम्युनिटी का। ये सरकार जब चाहे दे सकती है, जब लेना चाहे तब ले सकती है। इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 15-16 की अगर बात करें तो 15-16 के अंदर सारे सिटीज़न को इक्वलिटी एंश्योर की गई है, इक्वलिटी गारंटी की गई है। 15 में क्लियर कट लिखा है
नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट, क्रीड। तो इस तरीके की चीज़ें जो है आपको 15 में क्लियर कट लिखी हुई है। इसका मतलब आप किसी भी जाति के हों, आपके साथ किसी भी तरह का स्टेट जो है भेदभाव नहीं कर सकता। आप किसी भी धर्म को बिलोंग करते हो, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। पर अब दिक्कत ये आ गई कि अगर रिजर्वेशन लेके आएंगे तो जो जिनको रिजर्वेशन नहीं मिला है वो ये बोलेंगे कि कास्ट के बेसिस पे वॉयलेशन हुआ है। इसलिए जो है 1951 में और 50 में जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आया गया, और जो 15-16 हैं उसमें एनेबलिंग प्रोविजंस डाले गए। क्या कहा गया 15-16 में कि ऐसे कोई भी एक्शन, अफर्मेटिव एक्शन जो स्टेट ले रहा है, किसके लिए, किसके फेवर में, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के फेवर में, वो इस आर्टिकल का वॉयलेशन नहीं करेगा। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये जो अफर्मेटिव एक्शन है उसके लिए जो है एक एनेबलिंग प्रोविजंस 15 और 16 में डाला गया। 15 में जनरली हम एजुकेशन की बात करते हैं और 16 में हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। तो 15 और 16 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1 से जो है ये एनेबलिंग प्रोविजंस डाले गए, और उसके बाद फिर जो सरकार है उन्होंने रिजर्वेशन देना शुरू किया। 1982 में जो SC ST का रिजर्वेशन था वो 15% और 7.5% जो है इतना जो है फिक्स किया गया सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, और जो PSUs थे, जो गवर्नमेंट जॉब्स थी, उनमें। 1990 में 27% रिजर्वेशन दिया गया OBC कम्युनिटी को इन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, जो कि किसकी रिकमेंडेशन पे बेस्ड था, मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन पे बेस्ड था। और किसने दिया था ये, VP गवर्नमेंट की जो सरकार थी उन्होंने जो है ये रिजर्वेशन दिया था। खूब प्रोटेस्ट हुआ था, और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, और फिर इंदिरा साहनी लैंडमार्क वर्डिक्ट आई थी, उसके बारे में भी बात करेंगे। 2005 में जो है 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है इंसर्ट किया गया, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 जो है इंसर्ट किया गया, जिसमें OBC, SC और ST जो कम्युनिटी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया, इंक्लूडिंग जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उसमें भी रिजर्वेशन दिया गया। 2019 को 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 15(6) और 16(6) के जो है इंसर्ट किया गया, और EWS कैटेगरी को 10% रिजर्वेशन दिया गया, इकोनॉमिकली और वीकर सेक्शन। और ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, इसके बारे में भी बात करेंगे थोड़ी बहुत। तो पहले 1992 का जो इंदिरा साहनी केस है इसे समझ लेते हैं। इसमें जो वर्डिक्ट दी है लैंडमार्क जजमेंट, इसमें क्या कहा गया था और इसके क्या इम्प्लीकेशंस हुए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 27% रिजर्वेशन OBC के लिए अपहेल्ड कर दिया था, और उन्होंने ये कहा कि सिर्फ और सिर्फ कास्ट डिटर्मिनेंट नहीं होना चाहिए बैकवर्डनेस को जो है एस्टिमेट करने का। सिर्फ इस बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा कि ये सर्टेन कास्ट के हैं। सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड के लिए अलग क्राइटेरिया बनाने की भी ज़रूरत है, ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और इसके साथ साथ जो है उन्होंने 50% जो है कैप लगा दी थी। 50% कैप क्या थी, जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है अलग अलग कास्ट को, OBC को, SC ST को, ये 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जो है क्या करेगा, ये रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन करने लगेगा, क्योंकि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए जो पाई है वो बिल्कुल भी नहीं बचेगा। तो कहीं ना कहीं जो है ये ओवरऑल जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए, बैलेंस मेंटेन करने के लिए ये 50% कैप लगाई थी। ठीक, ये जो 50% है ये मिनिमम सीट्स की बात हम कर रहे हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां मैक्सिमम 50% रिजर्वेशन है, इसका मतलब मैक्सिमम जो है 50% सीट इन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट होगी, लेकिन यहाँ पर हम मिनिमम की बात कर रहे हैं। जनरल कैटेगरी में हर कोई जो है फाइट कर सकता है, एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है, गवर्नमेंट जॉब ले सकता है। यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी की सीट है 40%, इसमें कोई भी तबके का आदमी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो जनरल की सीट उठा रहा है, भले ही वो OBC हो, SC हो, ST हो, तो वो जनरल कैटेगरी का माना जाएगा। लेकिन ये 50% जो रिजर्वेशन है ये सिर्फ SC ST OBCs के लिए ही है, यहाँ जनरल का जो व्यक्ति होगा वो नहीं ले पाएगा। तो होपफुली ये चीज़ें क्लियर है। तो जो रिजर्वेशन है 50% वो मिनिमम है, और 50% से ज़्यादा लोग जो है किसी भी सर्विस में आ सकते हैं अगर वो जनरल सीट से भी क्या कर रहे हैं, अपना जॉब जो है सिक्योर कर रहे हैं। तो 50%
50% की कैप लगा दी गई थी और कहा गया था कि जब तक के एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस नहीं होते तब तक के ये कैप को ब्रीच नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ जो है ओबीसी में क्रीमी लेयर का कंसेप्ट भी लाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 8 लाख उसकी लिमिट रखी गई है, 8 लाख से अधिक इनकम है तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ओबीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपके फादर मदर क्लास ए सर्विस में है या फिर क्लास बी सर्विस में एंटर हुए हैं तो आप लोगों को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा ओबीसी के अंदर। अगर एससी एसटी कैटेगरी में है तो रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन ओबीसी में आपको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। जनहित अभियान केस 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 की मेजॉरिटी से जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को भी अपहेल्ड किया था। उन्होंने कहा था कि ठीक है, इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी हो सकता है रिजर्वेशन के लिए। पर यहाँ सवाल ये है कि क्या रिजर्वेशन पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम है? ये एक सवाल है, ये हमें पूछना चाहिए हमेशा खुद से भी। एज अ जो है इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी हमें ये सवाल हमेशा पूछना चाहिए कि रिजर्वेशन का फ़ायदा कितना मिल रहा है, किस किस को मिल रहा है। जिनके लिए ये रिजर्वेशन दिया गया था क्या उन्हें ये इसका बेनिफिट्स मिल रहे हैं, या फिर कुछ ही ऐसा तबका है जिन्हें हर बार बेनिफिट मिल रहे हैं। चाहे आप यूपी की बात कर लो, यूपी में ओबीसी में कुछ डोमिनेंट कास्ट हैं जो हर बार रिजर्वेशन ले रही है, तो क्या बाकी कम्युनिटी को ये चीज़ें का बेनिफिट मिल रहा है? 75 साल हो गए हैं, आज भी जो है हमारे रिजर्वेशन के लिए लड़ाई हो रही है, रिजर्वेशन के लिए लोग दंगे फसाद कर रहे हैं। कोई ना कोई कम्युनिटी आ जाती है बोले हमें भी रिजर्वेशन चाहिए। तो हमें ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पाई है वो तो बढ़ गया है, या फिर हमारा पाई बड़ा नहीं है और जितना पाई था उसी में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा है, इसलिए रिजर्वेशन देना पड़ रहा है। क्या ये सरकार का फेलियर है? ये सारी चीज़ें हमें पूछना बहुत ज़रूरी है, भले ही ये सेंसिटिव मुद्दा हो। तो ये हमारा क्या है, रिजर्वेशन से रिलेटेड चीज़ें हो गई। अब जो करंट डिबेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उन्होंने कहा था कि रिजर्वेशन रिलीजन के बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और रिलीजन के बेसिस पे जो रिजर्वेशन था उसको प्रोहिबिट किया गया था 15 और 16 के अंदर, है ना। नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो यहाँ पर रिलीजन दिया हुआ था, लेकिन सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है तो सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दिया जा सकता है। इसका मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटी है अगर वो ओबीसी के अंदर आ रही है तो आप उनको रिजर्वेशन दे सकते हैं। क्यों? अगर आपने ओबीसी में उन्हें इंक्लूड कर लिया तो 27% रिजर्वेशन उन्हें भी दिया जा सकता है। और इसी तरीके से कर्नाटका में ये रिजर्वेशन दिया जा रहा था। ये जो रिजर्वेशन है ये सब कैटेगराइज करके दिया जा रहा था। इसका मतलब 27% रिजर्वेशन ओबीसी को है, इसका सब कैटेगराइजेशन करके 4-4.5% जो मुस्लिम ओबीसी हैं उनको ये रिजर्वेशन दिया जा रहा था। और इसको इंट्रोड्यूस 1995 में एसडी देवगौड़ा लेड गवर्नमेंट ने किया था। जो बीजेपी लेड गवर्नमेंट थी, बसवराज बोम्मई, उन्होंने इसे हटा दिया था। हालांकि ये जो केस है वो कोर्ट में है। और मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है उनको जो है ओबीसी के अंदर इंक्लूड किया जाता है और उन्हें भी रिजर्वेशन के बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। और ये सिर्फ सब कैटेगराइजेशन स्टेट में हमें देखने को मिला है, सेंट्रल गवर्नमेंट में इस तरह का सब कैटेगराइजेशन नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार में जो रिसेंटली जस्टिस रोहिणी कमेटी जो है बनाई गई थी और जो कि सब कैटेगराइजेशन वाला मुद्दा जो है सुलझाएगी, उसके लिए एक रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट आ चुकी है लेकिन रिपोर्ट को पब्लिक अभी तक नहीं किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास लिखा गया है और सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास में सारे रिलीजन इंक्लूडेड किए जा सकते हैं। ये चीज़ें क्लियर है आपको? तो अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इसे देख लेते हैं। रिजर्वेशन मेनली जो है हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेशन जो फेस कर रही थी कम्युनिटी एससी एसटी और ओबीसी उनके लिए दिया गया था। लेकिन सरकार को जो है अब पाई बढ़ाने की ज़रूरत है, बहुत तेज़ी से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि रिजर्वेशन सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो। और ये पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम भी नहीं है, इसके थ्रू आप गरीबी भी नहीं हटा सकते। इससे बेहतर ये है कि प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट किया जाए, पब्लिक सेक्टर में जो वैकेंसीज़ हैं उन्हें भरा जाए और जो लोगों को जॉब्स की ज़रूरत है वो जॉब क्रिएट की जाए। अगर जॉब क्रिएट होगी तो लोग जो है रिजर्वेशन की डिमांड नहीं करेंगे। अगर रिजर्वेशन एज अ कंसेप्ट हम देखें तो धीरे धीरे ख़त्म तभी हो सकता है जब जो है जॉब्स प्रॉपरली सबको जो है एजुकेशन और प्रॉपर जो है सबको अच्छी जॉब मिल सके। ठीक,
इसके अलावा जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है आज भी, उस पे भी काम करने की ज़रूरत है। जो एनफोर्समेंट है लॉ का डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, सिविल राइट एक्ट 1955, एट्रोसिटी एक्ट 1989, उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। जो थोड़ा बहुत भी अगर डिस्क्रिमिनेशन कम्युनिटी फेस कर रही है तो वो आने वाले समय में ना हो। इसके साथ साथ एजुकेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजर्वेशन हमें एजुकेशन की जो इनिशियल स्टेज है वहाँ पर देना चाहिए। अगर हम स्कूल में रिजर्वेशन देते हैं, स्कूल एजुकेशन में, तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा रेदर देन कि हम जॉब या फिर हम जो है जो फर्दर एजुकेशन है, जो हायर एजुकेशन है, वहाँ पर दे रहे हैं। अगर हम सबको स्कूल में अच्छा एजुकेशन देंगे, सारे बच्चे एक साथ एक जैसे पढ़ेंगे, तो जब वो निकलेंगे तो उन्हें रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारे एस्पेक्ट जो है कि पर फोकस किया जा सकता है सरकार के द्वारा। और 75 साल बाद भी अगर रिजर्वेशन बढ़ाना पड़ रहा है, स्पेशली ईडब्ल्यूएस में, जनरल कैटेगरी में, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसका फेलियर है, क्योंकि जो पाए है वो उतना नहीं बढ़ा जितनी उसकी डिमांड बढ़ी। और इसलिए सरकार को जो है आसानी से अपने फेलियर को छुपाने के लिए रिजर्वेशन देना आसान रास्ता होता है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है, और इस सेंसिटिव इशू पे डिबेट ना होने के कारण भी जो है ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। सब कैटेगराइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। SC ST कम्युनिटी में भी बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी है जिनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो इसमें क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट को लाना ज़रूरी है। एक जनरेशन को फ़ायदा मिला, अगली जनरेशन को फिल मिल रहा है, तो ऐसे में बेनिफिट तो नीचे हो ही नहीं रहा है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो कोई बेनिफिट जो है सारी कम्युनिटी को मिल नहीं रहा है। ऐसे में रिजर्वेशन जो है सालों साल चलता रहेगा, और जो कम्युनिटी जो एक्चुअल उसका पर्पस था वो फुलफिल नहीं होगा। इसके साथ साथ जो OBC है उसमें सब कैटेगराइजेशन करना ज़रूरी है। केवल 25% ऐसी कास्ट है OBC में जिन्हें OBC रिजर्वेशन के बेनिफिट मिल रहे हैं। 2600 टोटल कम्युनिटी है OBC में। लगभग 1000 ऐसी कम्युनिटी है जिनका जीरो रिप्रेजेंटेशन है जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। ये जो रोहिणी कमेटी है उनकी जो है थोड़ी बहुत रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें आई हैं, अभी तक पब्लिक नहीं हुई है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी लगी है, उसके हिसाब से ये डेटा देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें सरकार को करने की ज़रूरत है। सब कैटेगराइजेशन स्टेट लेवल पर हो रखा है, केंद्र लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर नहीं हुआ है। उसके लिए रोहिणी कमीशन बनाया गया था, जस्टिस रोहिणी कमीशन। अभी तक उनकी रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई है। ये सारे एस्पेक्ट याद रखेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपको पूछा जा सकता है कि इंडिया में पहली बार जो है अभी सब कैटेगराइजेशन होगा OBC का, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, स्टेट लेवल पर पहले से चल रहा है। तो ये बेसिकली हमारा क्या था, आर्टिकल था। होपफुली आपको रिजर्वेशन एज अ कंसेप्ट समझ में आया होगा, और होपफुली आप जो है इस पर विचार ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है एन AI इन्फ्यूज्ड वर्ल्ड नीड्स मैचिंग साइबर सिक्योरिटी। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। साइबर सिक्योरिटी थीम के अंदर आपको मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स 2024 के लिए यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लेचली डिक्लेरेशन के बारे में बात करेंगे। UK में एक समिट हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जहां पर जिसका जो आउटकम है वो ब्लेचली डिक्लेरेशन आया था। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। 2015 में ये डिक्लेरेशन वाले क्वेश्चन ढेर सारे आए थे, उसके बाद से आना कम होते चले गए और अब बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। लेकिन आपको नहीं पता कि इस बार क्या होगा, पैटर्न हर साल बदलता है, हो सकता है इस बार डिक्लेरेशन दोबारा आ जाए। तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट कवर करेंगे। आर्टिकल एकदम सिंपल है। AI इन्फ्यूज वर्ल्ड है तो हमें साइबर सिक्योरिटी भी उतनी ही स्ट्रांग चाहिए, उसी से मैच करने वाली उसी से मैच करने वाली साइबर सिक्योरिटी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए यार? अगर AI का जो है पेनिट्रेशन बढ़ते जाएगा और उसके साथ साथ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस वो भी बढ़ते जाएंगे। एडवांटेजेस हमेशा ज़्यादा रहे, डिसएडवांटेज हमेशा कम रहे, तो उसके लिए हमें साइबर सिक्योरिटी पे फोकस करना पड़ेगा। अगर हम फोकस नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्स ज़्यादा हो जाएं और प्रॉस कम हो जाए। और हमेशा हम कोई भी टेक्नोलॉजी, जो भी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है, उसमें हमारा फोकस यही होता है, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल लगाते हैं कि भाई जो पॉजिटिव्स हैं वो ज़्यादा होना चाहिए, जो नेगेटिव्स हैं, जो हार्मफुल इम्पैक्ट है उसे कम करने के लिए काम करना चाहिए। और जो सरकारें होती हैं वो इसी तरीके से टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करती हैं, उसके लिए लीगल फ्रेमवर्क लाती हैं जिससे उसके हार्मफुल इम्पैक्ट को कम किया जा सके। तो यहाँ पर भी हम यही बात कर रहे हैं। आर्टिकल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव AI के बारे में चर्चा की जाएगी। उसके कारण जो हो रहा है फ्रॉड, चैलेंजेस जो फेस कर रहे हैं सोसाइटी, उसके बारे में बात कर लेंगे। और
क्या कर रही है अभी सरकार और ग्लोबल एफर्ट क्या हो रहा है, इन सारे एस्पेक्ट पे भी चर्चा करेंगे और हमें क्या करना चाहिए वे फॉरवर्ड, है ना। तो ये एस्पेक्ट कवर किए जाएंगे इस आर्टिकल में। आर्टिकल की शुरुआत एक स्टोरी से की गई है। ये स्टोरी आपके ऐसे के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। एज इट इज़ इसे नोट्स में लिख लीजिए, है ना, अपने नोट्स बनाया करिए और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप यूज़ कर सकते हैं मेंस में या फिर ऐसे में जो है लिखने में, वो सारी चीज़ें आप जो है यहाँ से लिख सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और एग्जैक्ट रट के छाप सकते हैं। ऐसे ही लोग नंबर लेकर आ रहे हैं, अगर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं। ऐसे में ये स्टोरी काम आएगी, एनालॉजी आपको काम आएगी। आपको टेक्नोलॉजी के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, टेक्नोलॉजी के नेगेटिव इम्पैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर ये आप जो है जो इंस्टेंस हुआ है, जो इंसिडेंट हुआ है, उसको आप कोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। रिसेंटली लास्ट ईयर की बात है, यूनाइटेड स्टेट में एक मदर को एक कॉल आया और जो कॉल था वो और ओमिनस कॉल था, पता नहीं चल रहा था कॉल कहाँ से आया है। जो कॉल था वो एक किडनैपर का कॉल था और वो किडनैपर के पास जो है उस मदर की डॉटर थी और उसमें जो है उन्होंने उनकी बेटी की आवाज़ भी सुनाई। बाद में जो है पता चला कि ये जो किडनैपर है ये कोई और है ही नहीं, ये किडनैपर की भी आवाज़ जो है हैकर्स ने जनरेटिव एआई के थ्रू क्रिएट की है और जो लड़की की आवाज़ थी वो भी जनरेटिव एआई के थ्रू जो है बनाई गई थी, डेवलप की गई थी और उसी का यूज़ किया गया था। तो जो वॉइस टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके ये फ्रॉड किया गया था महिला के साथ। और इससे कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि जो जनरेटिव एआई है इसके जो हार्मफुल इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं सोसाइटी के लिए, अगर इसे प्रॉपरली रेगुलेट नहीं किया गया तो हर लेवल पर, चाहे वो लोकल लेवल हो, स्टेट लेवल हो, नेशनल लेवल पर हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पर। इसलिए ये इंसिडेंट जो है झंझोड़ने वाला था। यूनाइटेड स्टेट में जो सीनेट है वहाँ पर अलग से डिस्कशन होने लगे, डिबेट होने लगी जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद। तो ये इंसिडेंट, ये स्टोरी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। अब जो है ये समझ पाना कि क्या जो है ह्यूमन है और क्या मशीन है, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका है। कौन सा कंटेंट मशीन ने जनरेट किया है और कौन सा कंटेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, ये हम बता ही नहीं सकते। डिफ्रेंशिएट करना नामुमकिन के बराबर हो चुका है। चाहे पोयम लिखना हो, चाहे आर्टिस्टिक वर्क हो, चाहे ऐसे राइटिंग हो, चाहे कोई लिटरेचर हो, सब कुछ जो है आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किया जा सकता है और इंसान का काम और मशीन का काम अब इसमें डिफरेंशिएट करना नामुमकिन हो चुका है। और यही एक सबसे बड़ा चैलेंज जो है आने वाले समय में जो पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी है, जो पूरी सोसाइटी है, वो फेस कर रही है। जनरेटिव एआई के बारे में बात कर लेते हैं। जनरेटिव एआई है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट फोकस ऑन जनरेटिंग न्यू कंटेंट सच एज ऑडियो, इमेज, टेक्स्ट एटसेट्रा। एग्जाम्पल है चैट जीपीटी एंड डीप फेक्स। जनरेटिव एआई जो है एक ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिसका मेन फोकस क्या है, कंटेंट जनरेट करने पे, न्यू कंटेंट जनरेट करने पे। जैसे कि कोई गाना बना सकते हैं, कोई पोयम लिख सकते हैं। आपकी जो टेक्नोलॉजी है आप चैट जीपीटी में डालिए, आपको जो है नई कोडिंग मिल जाएगी। आपको जो है अगर फिशिंग वाले ईमेल लिखवाना है तो आप जो है वो ईमेल भी चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। उसके अलावा कोई नया टेक्स्ट क्रिएट करना है, आपको मेंस के आंसर ढूंढना है, प्रीलिम्स के आंसर ढूंढना है, तो आप क्वेश्चन डालिए और आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको चैट जीपीटी और डीप फेक्स के थ्रू जो है देखने को मिल रही है। इंस्टाग्राम की रील्स उठाओ, डीप फेक देखने को मिलेंगे, है ना। कोई भी कुछ भी बोल रहा है लेकिन आप कोई भी वॉइस उसमें ऐड कर सकते हैं और ऐसा लगेगा कि वही पर्टिकुलर इंसान ने ये चीज़ कही है। आप जो है मोदी जी को सिंगर बना चुके हैं, डांसर बना चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। विराट कोहली जो है सिंगर बन चुके हैं, क्रिकेटर तो हैं, हालांकि डांस तो वो वैसे भी करते हैं। तो ये सारे जो है क्या हैं, एप्लीकेशंस हैं डीप फेक की और चैट जीपीटी की। लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना होगा कि एक्यूरेसी एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है फेस करना पड़ रहा है। ये चैट जीपीटी है, इसमें आप डाल तो देते हो क्वेश्चन, लेकिन क्या आंसर आपको हमेशा सही मिलते हैं? तो एक्यूरेसी का एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है आता है इन जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजीज़ में। ठीक, यूपीएससी क्लियर नहीं किया था
चैट जीपीटी ने फर्स्ट अटैम्प्ट तो नहीं निकाल पाया था। ठीक है, जब इंटरनेट की इतनी इन्फॉर्मेशन होने के बाद भी अगर यूपीएससी नहीं बना पा रहा है चैट जीपीटी, तो आप समझ सकते हो कि इसकी एक्यूरेसी कितनी होगी। इनफैक्ट यूपीएससी की जो कल आंसर की आई है उसको देखने के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि जो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो तुक्का बेस्ड एग्ज़ाम हो चुकी है। और पता नहीं यूपीएससी ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन और किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेना चाहते। आर्बिट्रीनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, आंसर की दे दिए हैं। और जो कोचिंग क्लासेस हैं 3-3 दिन तक के जो है रिसर्च करने के बाद भी आंसर की बना रहे हैं, उसमें 15-20 क्वेश्चन गलत हैं। तो इस तरीके से यूपीएससी हो गई है। तो यूपीएससी को छोड़ते हैं, यहाँ पर चैट जीपीटी या फिर जनरेटिव एआई की बात करते हैं। जनरेटिव एआई में एक्यूरेसी का एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा, डिस्क्रिमिनेशन होता है एल्गोरिदम के बेसिस पे। जब उस समय इजराइल पैलेस्टीन वॉर चल रही थी, तो उस समय जो फेसबुक का जो मेटा प्लेटफॉर्म है उसमें कार्टून्स वगैरह जो होते हैं, आपके अवतार जो होते हैं, उसमें जब इजरायली का अवतार दिखाया तो उनके हाथ में बंदूकें दिखाई, बॉम्ब दिखाए, एज अ टेररिस्ट उनको शो किया गया। और जब इजरायली का आपने अवतार देखा तो वो जो है उन्हें पुलिस ऑफिसर या मिलिट्री पर्सन दिखाया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो एल्गोरिदम है, जो बायसनेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये हमें देखने को मिलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा प्रमोट फेक पोर्नोग्राफी नहीं, फेक पोर्नोग्राफी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आप देखेंगे ऐसे वीडियोस डीप फेक्स आ रहे हैं जिसमें चेहरा बदल दिया जाता है ना। रश्मिका मंदाना केस हमने पढ़ा था, जो कि बहुत जो है उस पर बहुत ज़्यादा कंडेमनेशन आया था, न्यूज़पेपर में आया था, सोशल मीडिया में चला था। तो ये जो पोर्नोग्राफी है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, फेक पोर्नोग्राफी है, ये बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही है। इससे लोगों की लाइफ जो है, स्पेशली जो वुमेन्स हैं, लड़कियां हैं, उनकी लाइफ भी बर्बाद हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, इसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिशिंग एंड मैनिपुलेशन थ्रू वॉइस टेक्नोलॉजी, इसका एग्जाम्पल हमने अभी देख लिया है। फाइनेंशियल फ्रॉड थ्रू जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल फ्रॉड बहुत कॉमन हो गए हैं, है ना। आपने वही वॉइस निकाल ली, मैनेजर की वॉइस निकाल के, है ना, आपने जो है अपने एम्प्लॉय को फ़ोन किया, बैंक वाले को, और वो बोला कि आप इस खाते में ये पैसा डाल दीजिए। एम्प्लॉय ने अपने मैनेजर की बात सुनी और सारा पैसा डाल दिया। बाद में पता चला कि वो जो फ़ोन था वो तो सिर्फ मैनेजर की आवाज़ थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। तो इस तरह के फ्रॉड लगातार बढ़ रहे हैं, और ये रियल स्टोरी है, ये मैं बना नहीं रहा हूँ कहानी, ये एक्चुअल स्टोरी है। तो ये सारे इश्यूज़ बढ़ रहे हैं और इसके लिए हमें साइबर सिक्योरिटी तगड़ी चाहिए होगी। अब यहाँ पर कुछ डेटा दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू रिसेंटली पब्लिश रिपोर्ट, देयर हैज़ बीन 1265% इंक्रीज इन फिशिंग इंसिडेंट ऑब्लिक ईमेल्स अलॉन्ग विथ 967 इंक्रीज इन क्रेडेंशियल फिशिंग सिंस द फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2022 अराइजिंग फ्रॉम एक्सकर्वेटेड यूटिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ जनरेटिव एआई। रिसेंट का डेटा है 2022 का। फोर्थ क्वार्टर में जो है 1200% जो है इंक्रीज हुए हैं फिशिंग इंसिडेंट्स। जो ईमेल भेजे जा रहे हैं, फ्रॉड ईमेल, है ना, आपको भेज दिया जाता है और ईमेल इतना अच्छा लिखा रहता है कि आपको ऐसा लगेगा कि एकदम ओरिजिनल कंपनी से आया है। आप उसमें क्लिक करेंगे, वायरस आ जाएगा आपके, और फिर कहीं आपने वो ऐप डाउनलोड कर ली, कुछ कर लिया, तो आपका सारा डेटा ले लिया जाता है और फिर फाइनेंशियल फ्रॉड इस तरीके से हो सकते हैं। एक और डेटा दिया हुआ है। As per the study conducted by Deep Instinct, around 75% of professional witness an upsurge in cyber attack in the past year alone, while the 80% survey responded have attributed the increased risk of generative AI. जो 75% प्रोफेशनल हैं जो कि इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, उनका मानना ये है कि जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पिछले 1 या 1.5 सालों में। जो आप साइबर सिक्योरिटी इश्यूज़ आ रहे हैं, जो थ्रेट बढ़ रहा है, वो बहुत तेज़ी से देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ इश्यूज़ हो जाएंगे काहे कि आपके जनरेटिव एआई के कुछ डेटा हो जाएगा, है ना। फेशियल रिकॉग्निशन की बात करें तो फेशियल रिकॉग्निशन के कारण प्राइवेसी इश्यूज़ तो हो ही रहे हैं, इसको भी आप लिख सकते हैं, इसको भी यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। ठीक है, फेशियल रिकॉग्निशन के कारण जो प्राइवेसी है उसका हनन हो सकता है, राइट टू प्राइवेसी का यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, तो ये सारे क्या हैं आपके इश्यूज़ हैं। ऐसा नहीं है कि इसके एडवांटेज नहीं, एडवांटेज तो बहुत सारे हैं, उसके बारे में हमने कई बार बात भी की है। प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है लोगों की, काम नहीं करना पड़ रहा है, मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, कॉपी पेस्ट करके काम चल जा रहा है, हर एक चीज़ जो है सब कुछ मशीन कर दे रही है। तो प्रोडक्टिविटी, एक्यूरेसी, सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो गया है, लेकिन उसके साथ डिसएडवांटेज है और उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो फिर जो
मल्टीफेसेट साइबर अटैक हो रहे हैं उसके लिए हमें रोबस्ट इनिशिएटिव की ज़रूरत होगी, रोबस्ट फ्रेमवर्क की ज़रूरत होगी। स्ट्रिंजेंट एथिकल और लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क तो बनाया ही जा रहा है सरकार के द्वारा। बहुत सारी गवर्नमेंट, जैसे कि यूरोपियन यूनियन में ऑलरेडी एआई एक्ट आ चुका है, इंडियन गवर्नमेंट डेलिब्रेशन कर रही है और बहुत जल्दी डिजिटल एआई एक्ट जो है लेकर आने वाली है ना। तो ये चीज़ें होने वाली हैं और बहुत सारी कंट्रीज़ में हो चुकी हैं। तो नेशनल लेवल पर तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है, इथिकल गाइडलाइंस बनाई जा रही है, लेकिन रिसेंटली जो है इंटरनेशनल लेवल पर भी कई सारे इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं, जिसमें से एक इनिशिएटिव था ब्लेचली डिक्लेरेशन। यूके में सबमिट किया हुआ था, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज जो है आई थी और उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया। जो यूके का सबमिट था वो ब्लेचली पार्क सिटी में हुआ था, इसलिए जो आउटकम है उसे ब्लेचली डिक्लेरेशन कहा जा रहा है। ये पहला ग्लोबल पैक्ट है जो कि एआई रिस्क को टैकल करने के लिए क्या किया गया है, बनाया गया है। ये क्या एक्नॉलेज करता है, जो एआई के पोटेंशियल हैं वो भी, और जो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस और रिस्क है उसे भी ये एक्नॉलेज और रिकॉग्नाइज कर रहा है। इसका जो मेन एम्फेसिस है वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन पे है, क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिस्क है वो क्रॉस बॉर्डर है, वो कहीं से भी हो सकती है, किसी भी जगह पर अटैक किया जा सकता है, इसलिए इंटरनेशनल लेवल पर एफर्ट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होगा। इसके अलावा 2020 में जो है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई शुरू किया जा चुका है, ये भी आपको प्रीलिम्स में आ सकता है। इस साल जो है इंडिया इसका चेयरमैन था, इंडिया में सबमिट हुआ है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन इसका आउटकम था। तो आपको ये दोनों डिक्लेरेशन के बारे में आ सकता है, ब्लेचली डिक्लेरेशन और न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन रिसेंटली इन न्यूज़ इज रिलेटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपको याद रखना होगा। तो ये जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई है 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ था, सारी कंट्रीज़ के लिए ओपन है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए भी ओपन है। इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, टोटल 28 कंट्री है, यूरोपियन यूनियन भी इसका पार्ट है। और मेन इसका जो एम है वो एआई की जो थ्योरी और प्रैक्टिस है उसमें जो गैप है उसको फिल करने का काम कैसे फिल करेंगे, सपोर्टिंग रिसर्च कर करके, है ना। जो रिसर्च है उसको सपोर्ट करके ये गैप को फिल किया जाएगा। इसका जो सेक्रेटेरिएट है OECD पेरिस में अभी होस्ट किया जा रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल एफर्ट हो जाएगा। कौन कौन सी कंट्री ने जो ब्लेचली डिक्लेरेशन है साइन किया है, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, UAE, यूनाइटेड किंगडम एंड US। नवंबर में जो एआई समिट है वो यूके में हुआ था, वहाँ से ये आउटकम निकल के आया है। कंट्रीज़ याद रखना ज़रूरी है, इंडिया इसका पार्ट है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अभी हमने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बात कर ली, कॉर्पोरेट लेवल पर भी आपको जो डिजिटल अवेयरनेस है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है एम्प्लॉयज़ के लिए। अगर डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग होगी, उन्हें रिस्क के बारे में बताया जाएगा, तो ऐसा हो सकता है कि उनको तुरंत समझ में आ जाए कि उन पर ये अटैक हुआ है, तो तुरंत जो है प्रिवेंटिव मेजर्स भी लिए जा सकते हैं और तुरंत उस अटैक को रोका भी जा सकता है। तो रोबस्ट डिजिटल ट्रेनिंग फ्लुएंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वर्क स्पेस में, अदरवाइज़ जो जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है साइबर फ्रॉड में, उसे रोक पाना मुमकिन नहीं होगा। इसके अलावा इंडिविजुअल में भी अवेयरनेस बढ़ाना ज़रूरी है और उसमें सिविल सोसाइटी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है आउटरीच करने में, इंडिविजुअल को डिजिटल लिटरेसी या साइबर फ्रॉड के बारे में अवेयर करने में। हालांकि कैंपेन बहुत सारे चलाए जा रहे हैं RBI के द्वारा लोगों को अवेयर करने के लिए, तो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट मीडिया के से तो आपको ये सारी चीज़ें करनी ही है, लेकिन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा हमें रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करने की ज़रूरत है। रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो आपकी टेक्नोलॉजी है, जो आपकी मशीन है, वो एकदम अप टू डेट और अपग्रेड होना चाहिए, अदरवाइज़ वो ज़्यादा प्रोन होती है साइबर अटैक के। तो ये सारी चीज़ें सारे कॉर्पोरेट को ध्यान रखना है, टाइम टू टाइम अपने सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहना है और ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। चीज़ें होपफुली आपको क्लियर हो गई होंगी। हमारा लास्ट आर्टिकल है एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन एग्री सेक्टर। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और GS3 एग्रीकल्चर मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली आर्टिकल में जो डेटा और ट्रेंड्स हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट
ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर उसके बारे में बात करेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना इंपोर्ट हो रहा है, पिछले 10 साल में जो ट्रेंड्स हैं वो क्या हैं, कौन से आइटम्स एक्सपोर्ट करते हैं, कौन से इंपोर्ट करते हैं, ये सारे एस्पेक्ट कवर किए जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको प्रीलिम्स में पूछ ली जाती है, मेंस में आप इन डेटा का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो इंडिया का एग्रीकल्चर ट्रेड है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करेंगे। 2012-13 से 2023-24 के जो ट्रेंड्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले 41.7 बिलियन डॉलर जो है एक्सपोर्ट हुआ करता था 2012-13 में, फिर ये बढ़कर 43 हुआ, फिर 39 हुआ 14-15 में, और फिर एनडीए गवर्नमेंट आई थी, उसके बाद गिरना शुरू हुआ 32, 33, 38.9। इस टाइम पे ड्रॉट पड़ा था, बहुत सूखा पड़ा था, तो एक्सपोर्ट कम हो गए थे, और एग्रीकल्चर जो ग्रोथ है वो 0.7% के अराउंड थी। 38 के बाद फिर 39 हुआ, फिर पानी बरसना शुरू हुआ, और फिर बेहतर जो है आपका मानसून आया, वापस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तेज़ बढ़ा। 39.2 के बाद फिर जो है 19 में 35.6 नीचे गिर गया। 2020-21 में और 21-22 जो कोविड ईयर थे उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया, ठीक, क्योंकि बहुत सारी कंट्री में जो फूड्स थे उनकी डिमांड, जो फूड ग्रेन्स हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, एसेंशियल आइटम की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि वही मिल रहा था, सारे लोग जो है उसी पे खर्चा कर रहे थे और लोग जमा कर के रख रहे थे। तो इस समय जो है 41.9 और 50.2 फर्स्ट टाइम जो है 50 बिलियन डॉलर जो है 2021-22 सेकेंड वेव के समय एक्सपोर्ट बढ़े थे एग्रीकल्चर सेक्टर में। 22-23 में फिर 53.2 और अभी 23-24 में 48.8 है। कम क्यों हुआ है? क्योंकि सरकार की जो नीतियां हैं वो जैसे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कर्बिंग की गई है। राइस के एक्सपोर्ट को रोक दिया गया है, वीट के एक्सपोर्ट को रोक दिया गया है। क्यों रोक दिया है? क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ तो हो सकता है कि जो प्राइसेस हों वो बढ़ जाएं, इन्फ्लेशन हो वो बढ़ जाए, ठीक। तो इंडिया को जो यहाँ पर 22-23 में बेनिफिट हुआ है, जो एक्सपोर्ट बढ़ा है, वो यूक्रेन और रशिया वॉर के कारण भी हुआ है, क्योंकि यूक्रेन रशिया वॉर के कारण बहुत सारा जो फूड ग्रेन है वो यूक्रेन और रशिया प्रोवाइड करते थे, वैक्यूम आ गया, उसकी जगह इंडिया ने अपना ये जो फूड ग्रेन है उसे प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर आइटम जो है प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। होपफुली ये चीज़ें क्लियर है। 23-24 का समझ में आया कि क्यों कम हो रहा है, क्योंकि सरकार की ऐसी नीतियां हैं, कब किया जा रहा है, एक्सपोर्ट में भी और इम्पोर्ट्स में भी, ठीक। बात कर लेते हैं जो इंडिया के टॉप एग्री एक्सपोर्ट आइटम हैं। मरीन प्रोडक्ट टॉप पर हैं। अगर मैं सिर्फ राइस की बात करूं तो राइस जो है टॉप पर आएगा, ये आप ध्यान रखेंगे मिलियन डॉलर्स में। अगर मैं बासमती और नॉन बासमती राइस को मिक्स करके बात करूं तो जो है टॉप पर होगा आपका राइस। अगर अलग अलग बात करेंगे तो टॉप पे क्या होगा? मरीन प्रोडक्ट। तो आप अगर राइस लिखा रहता है तो राइस जो है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बाद हम मरीन प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, फिर स्पाइसेस जो मसाले होते हैं वो किया जाता है एक्सपोर्ट। उसके अलावा बफेलो मीट है ना, जो हम बीफ की बात करते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, फिर शुगर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ऑयल मील्स, टोबैको, ऑयल सीड्स, कॉफ़ी, रॉ कॉटन, कैस्टर ऑयल, वीट, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे एक्सपोर्ट में आती है। वीट जो है हम ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, ये वीट का डेटा थोड़ा सा ध्यान रखा जाएगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। वीट सबसे लास्ट में आएगा, ठीक। और ये जो सोर्स है वो क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। ऑब्वियसली जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है वही सारी चीज़ें देखता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे बाकी गुड्स हो। अब इंपोर्ट की बात करेंगे, वेजिटेबल ऑयल्स के इंपोर्ट की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो इंपोर्ट हो रहा है वो वेजिटेबल ऑयल्स में ही हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती है कि इंडिया में वेजिटेबल ऑयल का प्रोडक्शन इतना है और इंडिया जो है सबसे ज़्यादा वेजिटेबल ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है, इस तरह के स्टेटमेंट आ जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि वेजिटेबल ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। फ्रूट्स भी बुलवा रहे हैं, पल्सेस करना पड़ रहा है यार, है ना, पल्सेस का प्रोडक्शन, ये पल्सेस भी ध्यान रखोगे, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन हमारा कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है और सरकार जो है पल्सेस का प्रोडक्शन बढ़ाने पे लगी हुई है। स्पाइसेस, कैश्यू, रॉ कॉटन और नेचुरल रबर, ये सारी चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इसका भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका क्या होगा? डेटाबेस क्वेश्चन हो जाएगा। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। ये एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखोगे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में कोई भी आपको ट्रेंड देखने के लिए नहीं मिल रहा है, ना स्टेडली डिक्लाइन हो रहा है ना स्टेडली इंक्रीज़ हो रहा है। पहले डिक्लाइन हुआ फिर बढ़ा, फिर डिक्लाइन हुआ फिर बढ़ा, इस तरह का साइनोसॉइडल वेव टाइप की बन रही है, ठीक। तो ये आपका ट्रेंड्स हो जाएंगे, इस तरह के स्टेटमेंट पूछ ले जाते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।